मॉडल, ठीक है, कुछ मॉडल रह गए हैं, वो वन बाय वन पहले मैं टीच कर देती हूँ, उसके बाद आप लोग करना। सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब होता है बेटा अनुकरण करना, फॉलो अप करना, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती है। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज वो मेथड या टेक्निक होती है जो क्या है टीचर स्टूडेंट के जो सीखने को है इफेक्टिव बनाने के लिए करता है और अपने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इजीली अचीव कर सके, ठीक है। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज वो मेथड या टेक्निक होती है जो एक टीचर की हेल्प करती है, किस काम में हेल्प करती है, ताकि टीचर की जो टीचिंग है वो और भी इफेक्टिव हो जाए, ठीक है। इस स्ट्रेटजी का चयन विषय, छात्रों की विशेष आवश्यकताओं और पाठ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो अपनी टीचिंग में, तो ये क्या है, आप वो देखोगे आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्या क्या नीड है और जो आप पढ़ा रहे हो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको देखकर हम क्या करते हैं, चूज करते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। हमें सिमुलेशन के जरिए पढ़ाना है, लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक और सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब आप देखो एसएसटी में आप मान लो इतिहास की चीजें पढ़ा रहे हो तो हम बच्चे को क्या है क्या दिखा सकते हैं, जैसे मैप है, मैप का मॉडल बच्चे को हम दिखा सकते हैं, ग्लोब का मॉडल हम बच्चे को दिखा सकते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में। और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हम बच्चे को दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं ये न केवल आपके टीचिंग मटेरियल को प्रस्तुत करती हैं बल्कि स्टूडेंट को भी क्या है एक्टिव। सिया बेटा अपना मैं माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, ये क्या है, अब देखो मान लो डेमोन्स्ट्रेशन तरीके से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करता है एक्टिव होकर उस चीज को सीखता है। तो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी केवल आपके टीचिंग को ही इफेक्टिव नहीं बनाती बल्कि बच्चे को भी क्या है उसके अंदर एक्टिव रखती है, ठीक है। अब क्या है, हम क्लास में अलग अलग स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हैं। एक होती है हमारी सिमुलेशन स्ट्रैटेजी, एक होती है डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि सिमुलेशन यानी कि अनुकरण रणनीति, दूसरी है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी प्रदर्शन रणनीति, ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क उद्वेलन रणनीति, टीम टीचिंग टॉली शिक्षण एंड लेक्चर स्ट्रैटेजी व्याख्यान रणनीति। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है लेक्चर मेथड से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है भाई। अब तुम लोग दूर दूर ऑनलाइन हो, डेमोन्स्ट्रेशन तो मैं कैसे करके दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है। अब सिमुलेशन देखते हैं कि भाई अनुकरण रणनीति होती क्या है। ये क्या है, अनुकरण एक टीचिंग मेथड है जिसमें कृत्रिम वातावरण में, अगर देखो सिंपल से वर्ड में मैं आपको सिखाऊं तो मान लीजिए पहले बच्चे को ट्रेनिंग जो दी जाती है ना, असल उसमें जाने से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है वही क्या होती है सिमुलेशन स्ट्रेटजीज होती है। आप देखते हो बच्चे आर्मी में जाते हैं या पुलिस में जाते हैं तो उनसे पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है आपकी सिमुलेशन होती है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है आप लोगों के लिए और आपको एक रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले उस इन्वायरमेंट के लिए आपको रेडी किया जाता है, ठीक है। तो ये वो मेथड होता है। देखो भाई सिमुलेशन एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आपके लिए क्या है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और आपके जो भी स्किल्स हैं और जो भी आपकी एफिशिएंसी है उसको डेवलप किया जाता है। इसमें क्या होते हैं वास्तविक जीवन की घटनाओं की, अगर देखा जाए तो अनुकरण करना मतलब नकल करना, यानी कि वास्तविक जीवन की जो घटनाएं हैं उनकी नकल करके बच्चे को क्या है उस अपने इन्वायरमेंट में अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए और उनको बार बार क्या है प्रैक्टिस करने के अवसर उनको मिलते हैं। ये विधि क्या है टीचर और छात्र दोनों के लिए ही अच्छी होती है क्योंकि ये क्या है आपके जो भी स्पेसिफिक एजुकेशन की नीड्स है उसको पूरा करती है। सिमुलेशन टीचिंग रणनीति में संचरित सीखने की प्रक्रिया होती है। इसमें एक छात्र शिक्षक की भूमिका निभाता है जबकि अन्य छात्र विद्यार्थी की भूमिका में होते हैं, जिसमें सहयोग आलोचनात्मक सोच और संवाद की क्षमता बढ़ती है और ट्रेनिंग में एक सुरक्षित वातावरण में टीचिंग टेक्निक का अभ्यास करने का अवसर देती है, जिससे वास्तविक कक्षा में इसका असर नहीं पड़ता और यह स्कूल पर निर्भरता को कम करती है और वास्तविक स्थितियों में बेहतर तैयारी सुनिश्चित करती है। यानी कि मान लीजिए अब आप टीचर बनने वाले हो तो आप
आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो क्या करेंगे, या तो आपको स्कूलों में जाकर पढ़ाना है, वो इन्वायरमेंट मिल गया आपको। ट्रेनिंग यानी कि आपको सबसे पहले वो स्किल सिखाई जाती है जो एक्चुअल में जब आप जिस जॉब पे जाओगे तो वो आपको वहां पर हेल्प करेंगे, आपकी स्किल को डेवलप करेंगे। आप लोगों की, चाहे आप जेबीटी कर रहे हो, चाहे आप बीएड कर रहे हो, आप लोगों की ट्रेनिंग आती है, ठीक है, और उस ट्रेनिंग के दौरान आप पढ़ाना सीखते हो, ठीक है। कई बार तो ऐसा किया जाता है कि कॉलेज के अंदर ही आपका एक ऐसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि भाई एक दिन ये बच्चा पढ़ाएगा, एक दिन ये बच्चा पढ़ाएगा, और आप बाकी के बच्चे क्या है सुनेंगे। इससे क्या फायदा होएगा कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया जा रहा है जिसके अंदर आपकी टीचिंग स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर आपको रियल लाइफ में जो रोल प्ले करना है उसके लिए आपको यहाँ पर तैयार किया जाता है। हालांकि इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं, जैसे स्किल्स है उसको सीमित स्थानांतरण भूमिका निभाने में चुनौतियां, योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होती है। ये मेथड कभी कभी सीखने की गंभीरता को कम कर सकते हैं, इसके लिए उन्नत साधनों की आवश्यकता होती है और लागत बढ़ सकती है, ठीक है। आप कौन सा पढ़ा रहे हो? बेटा मैं पढ़ा रही हूँ जो सेकेंड यूनिट है ना, स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। कल मैं करा रही थी मॉडल ऑफ टीचिंग, जिसमें मैंने मैस्टरी लर्निंग, इंक्वायरी लर्निंग और ग्लेशियर ये मैंने बच्चों को दे रखे हैं। तो पहले मैं से अगले वाला टॉपिक करा रही हूँ, बाद में उनसे 1 बाय 1 पूछूंगी। ओके। इसी में है ना जो स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग, उसका फर्स्ट स्ट्रेटजी ही मैं करवा रही हूँ, सिमुलेशन। अब कुछ पता लगा भाई सिमुलेशन क्या होता है, अनुकरण करना क्या होता है, बताइए क्या पता लगा आप लोगों को इसका। सब लोगों ने सुना। हाँ जी बेटा। मैम इसका मतलब होता है नकल करना, जो मतलब चीजें घटनाएं वगैरह कुछ हो ही हो उसको हम प्रस्तुत करें, नकल यानी कि करके। आपको क्या किया जाता है, सिमुलेशन एक ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आपको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। आपको उसमें, अगर आप फ्यूचर में क्या है टीचर बनने वाले हो, तो आप वहां पर क्लास में ही क्या है अपने ही सेम क्लास के बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हो, ठीक है। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए बोल रही हूँ, तो ये क्या है आपका एज ए सिमुलेशन का एग्जाम्पल है। अगर आप स्कूल में या कॉलेज में आते तो उस चीज को आप ब्लैक बोर्ड का भी यूज करते, आप अपने साथ और भी टीचिंग मटेरियल का यूज करते, तो उससे क्या होता आपकी स्किल डेवलप होती, जो आपका भय है, डर है स्टेज पे जाने का, वो खत्म होता, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता, ठीक है। तो यही क्या है आपकी सिमुलेशन है कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि आप जब इन फ्यूचर जिस जॉब में जाना चाहते हो उसके लिए पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि बेटा आपको ऐसे जाना है। तो ये ट्रेनिंग क्या है आपकी टीचिंग के दौरान भी दी जाती है। आप अदर किसी चीज में जा रहे हो, अब मान लीजिए कोई बच्चा आईआईटी के कोर्स कर रहा है तो उनको भी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप उनकी करवाई जाती है। वो किस लिए करवाई जाती है, ताकि इन फ्यूचर में जब वह उस जॉब के ऊपर जाए तो उसकी स्किल्स पहले से ही ऑलरेडी डेवलप हो, उसको वो सारे काम पहले से ही करने आते हों, ठीक है। यही होता है आपका सिमुलेशन, ठीक है। यानी कि अगर तुम यहाँ पर डेली आते तो मैं बोल देती कि बेटा सोफिया आज आपको ये वाला टॉपिक कंप्लीट कराना है, तो सोफिया क्लास में आती, अब टीचर कैसे कैसे करता है उन सारी चीजों को फॉलो करती, तो ऐसे 1 बाय 1 करके मैं सब बच्चों का यहाँ पे ऐसे ही कराती। तो ये क्या कहलाता है आपका सिमुलेशन कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। मैम इट मीन्स ये जो हमारा सिमुलेशन है, अनुरूपण है, तो ये तो हमारा हिस्ट्री बाय हिस्ट्री चलता ही आ रहा है, सब एक दूसरे कॉपी ही कर रहे हैं। स्वाति स्वाति बेटा थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जो ये सिमुलेशन है, जो अनुरूपण है हमारा, हाँ ये जी। ये हिस्ट्री टू हिस्ट्री चलता ही आ रहा है, हम हमेशा प्राचीन चीजों को ही कॉपी करते आ रहे हैं। हाँ जी। मेन तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बेटा आने वाले जीवन के लिए आपको रेडी करना, आपकी स्किल्स को डेवलप करना। जैसे हम लोग टीचर मतलब बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमको तैयार करना, हमको कैसे पढ़ाना है वो हाँ सब जी। डेवलप करना। और आपके टीचिंग कोर्स के दौरान भी आपकी क्या होती है, आपकी सेकेंड ईयर में वो आएगी, ट्रेनिंग आएगी, ठीक है। उसमें स्कूल यस में मैम। जाकर पढ़ाना होता है। जी मैम। 1 मंथ का रहता है ना वो? नहीं, शायद 2 या 3 महीने की होती है बेटा, आप 3 लोगों महीने का। की 3 मंथ्स की होती है, 3 मंथ्स की। बिहार में लेकिन मैम 1 ही मंथ का होता है। नहीं नहीं, वो बेटा अलग अलग वेरी करता है ना। अब जैसे हमने किया तब बीएड, तब 1 ही महीने की टीचिंग होती थी।
अच्छा, अब तो तुम हमको देखो तो दिल्ली 3 महीना आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा, आप लोग जैसे अपने आसपास के भी किसी उसमें कर सकते हो, नहीं तो कॉलेज वाले अपने आप अरेंज कर देते हैं। जी मैम, बिहार में ही करवा दीजिएगा, क्योंकि मेरा बउआ सब पढ़ता है ना, तो इस सब का भी स्कूल नहीं छुड़वा सकते हैं। हाँ जी, आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आती बेटा, आप लोग तो प्राइवेट में किसी भी स्कूल में कर सकते हो, लेकिन जो ये डीएलएड कर रहे हैं ना, इन बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही करनी पड़ती है। और जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको करनी होती है। जेबीटी वालों की गवर्नमेंट स्कूल में आती, तो वो बच्चे आते हैं यहाँ पे। अब आइए अपने टॉपिक पे आ जाइए, हम अपने टॉपिक को छोड़ के कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपकी सिमुलेशन चलती है तो जो एक बच्चा है वो तो ट्रेनी की भूमिका में होता है, और टीचर क्या होता है, एक ट्रेनर की भूमिका में होता है। ठीक है, स्टेप क्या क्या है इसमें? सबसे पहले ओरिएंटेशन होती है, टॉपिक का सिलेक्शन होता है। ये देखो, अगर 4 नंबर में आया है तो जस्ट मीनिंग क्लियर करके आना है आपको। अगर आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या है, फिर उसके फर्दर स्टेप्स लिख के आओगे, क्या क्या यूज है, क्या क्या मेरिट्स है और क्या क्या डीमेरिट्स है, फिर कंप्लीट लिखना पड़ेगा आपको। तुम्हारी बुक में बोलना पेज नंबर कितना है? 68, 69 में 68 या 9 वही है। हाँ 68 पे ही है। अब ना जैसे अब आपके अभी तो देखो ओनली वाइवा होएगा, जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे ना, आपके जब जिस टाइम पे प्रैक्टिकल होंगे तब आपसे वो ऐसी टीचिंग करवाएंगे। ठीक है, आपको 10 या 15 मिनट दे देंगे, आपको कोई भी टॉपिक रेडी करके आना होता है और आप उस टॉपिक के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाओगे। अब आइए भाई, इसमें और क्या क्या बता रखा है भाई? आपको ना एक वो दे रखा है यहाँ पर, फ्लो चार्ट डायग्राम दे रखा है। जो सिमुलेशन स्ट्रैटेजी है उसमें एक विद्यार्थी को 3 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। ठीक है, प्यूपल टीचर, आप लोग क्या हो, प्यूपल टीचर हो। कभी तो आप टीचर की भूमिका निभा रहे हो, कभी आप एक छात्र की भूमिका निभा रहे हो, कभी आप एक ऑब्जर्वर की भूमिका निभा रहे हो। कैसे निभा रहे हो? मान लीजिए मैंने आपको क्लास में पढ़ाने का कि मैं तुम्हारी ना टीचिंग करवा रही हूँ, सिमुलेशन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, माइक्रो टीचिंग मैक्रो टीचिंग इनको बोलते हैं। जब जिस दिन जिस बच्चे का नंबर आता है क्लास में पढ़ाने का, तो वो बच्चा क्या है, उस टाइम पे एक टीचर की भूमिका में भी होता है। ठीक है, क्लास में जब वो पढ़ा रहा होता है उसका ध्यान सबके ऊपर होता है, कौन उसको सुन रहा है कौन उसको नहीं सुन रहा, तो वो एक ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभाता है। और जब दूसरे बच्चे करवाते हैं उस टाइम पे क्या है, वो एक छात्र की भूमिका निभाता है। ठीक है, अब सिमुलेशन के टाइप क्या क्या बताए हैं भाई इन्होंने? अभिज्ञान, अनुरूपण, उसके बाद पुनरावृत्ति, प्रयोगशाला, कंप्यूटर और विश्लेषणात्मक। भैया इंग्लिश मीडियम वालों में भी दे रखे हैं टाइप। मैम ये अनुकरणीय और अनुरूपण एक ही चीज है। अनुरूपण बेटा यही तो है, सिमुलेशन या अनुकरण। अच्छा ठीक है मैम। हाँ जी, इसमें क्या क्या बताया भाई आपका? अभिज्ञान को देख लेना भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एक तो हो गया पुनरावृत्ति, बार बार हम क्या करते हैं, रिपीटेशन सिमुलेशन। एक होता है हमारा लेबोरेटरी सिमुलेशन, एक है हमारा कंप्यूटर सिमुलेशन, एक है हमारा एनालिटिकल सिमुलेशन। फर्स्ट वाले को देख लेना बेटा, अभिज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये टाइप वो बताए हैं। रिपीटेशन सिमुलेशन, बार बार क्या है, आपसे टॉपिक पढ़वाया जा रहा है, रिपीट करवाया जा रहा है। क्यों रिपीट करवाया जा रहा है? जब तक कि आपको उसको अच्छे से सीख नहीं जाते। लेबोरेटरी में क्या होता है, लेबोरेटरी सिमुलेशन में यानी कि आपको मान लीजिए किसी कोई ऐसा, आप मान लीजिए इंजीनियरिंग का आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या है, जो भी लैब है या लेबोरेटरी है जहाँ पे भी काम सिखाया जाता है, या फिर आप देख लीजिए कोई भी जो डॉक्टरी लाइन से जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको लैब में सारी चीजें सिखाई जाती हैं। भाई ऐसे ब्लड टेस्ट होएगा, ऐसे वो होएगा, यानी कि ओरिजिनल जब वो डॉक्टर बनने से पहले या जिस चीज का भी वो कोर्स कर रहे हैं उससे पहले उनको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है,
तो ये हो गया उनका लेबोरेटरी। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर मान लीजिए आगे किसी को कंप्यूटर में कुछ करना है तो पहले हमें वो चीजें सिखाई जाती हैं, ठीक है, हम उन चीजों को करके देखते हैं। ये नहीं है कि हमें कंप्यूटर में एडमिशन भी नहीं लिया और हम क्या कर रहे हैं, हमें कंप्यूटर की जॉब मिल गई, ऐसा नहीं है। पहले आपको चीज आनी चाहिए फिर आप उसके लायक बनते हो। एक है एनालिटिकल सिमुलेशन। एनालिटिकल सिमुलेशन में क्या होता है, इसने अलग अलग डिफाइन नहीं कर रखे हैं यहाँ पे। एनालिटिकल सिमुलेशन में क्या है, हम एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जो मेरे से ये काम जो ट्रेनिंग के दौरान मुझे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेरी स्किल डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ठीक। ये इसके टाइप बताए हैं। अब आ जाते हैं हम क्या क्या स्टेप यहाँ पे फॉलो करते हैं। स्टेप फॉलो करने में इसने यहाँ पर 6 चीजें बताई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, इस मेथड के अंतर्गत छात्र टीचर की भूमिका निर्धारित की जाती है। सभी छात्र अध्यापकों को अध्यापक, छात्र व निरीक्षक की भूमिका निभानी पड़ती है। पहला स्टेप क्या है, यानी कि मेरी क्लास में अगर 35 बच्चे हैं तो मान लीजिए पूरे दिन में एक पीरियड हमारा इसी का चलेगा, मैक्रो का माइक्रो का, ठीक है, यानी कि सिमुलेशन टीचिंग का चलेगा। तो प्रत्येक बच्चे को क्या है, छात्र अध्यापक की भूमिका, प्रत्येक छात्र अध्यापक यानी कि प्रत्येक प्यूपल टीचर को टीचर की भूमिका निभानी पड़ती है, ऑब्जर्वर की भूमिका भी निभानी पड़ती है और एक स्टूडेंट की भूमिका भी निभानी पड़ती है। यानी कि मान लीजिए मेरी 1.5 घंटे की क्लास है तो 15 मिनट मैंने सोफिया को दे दिए, 15 मिनट स्वाति को दे दिए, 15 मिनट आस्था को दे दिए, फिर आरती को। तो उस दौरान ये बच्चे देखेंगे, मॉनिटरिंग भी करेंगे कि भाई सही से बच्चे सीख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप सही से प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद होता है आपका सेकंड स्टेप, रोल निर्धारित करने के बाद सोशल स्किल्स और उप विषयों का चयन किया जाता है। अब आपका रोल निर्धारित कर दिया, मैंने बोल दिया कि भाई आज ना सोफिया क्लास में 15 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन देगी और आप लोगों को आज सोफिया पढ़ाएगी, ठीक है। तो मैं रोल मैंने इसका निर्धारित कर दिया। तो फिर ये इसका सेकंड काम क्या रहेगा, भाई टॉपिक क्या पढ़ाना है मुझे, ठीक है। फिर टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है, फिर प्रैक्टिस के लिए प्रकरण चुने जाते हैं, जो भी स्किल्स है वे फिट होते हैं, चयन इस प्रकार जिसे सभी छात्र अभ्यास के लिए अवसर मिल सके। जो टॉपिक है ऐसा चूज करना है ताकि बारी बारी करके सब बच्चों का नंबर उस टॉपिक पे आ जाए, ठीक है। ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है, ये निर्धारित किया जाता है कि कौन सा छात्र अध्यापक क्या करेगा, अनुकरण शिक्षण प्रारंभ करेगा। जैसे कल हमने क्या किया, हमने ये बताया, पूछा कि भाई कल ना आप लोग एक एक प्रेजेंटेशन दोगे, हमने उसके लिए टॉपिक भी चयन कर लिया। और अब थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि कौन सा बच्चा इस टॉपिक को प्रेजेंट करेगा, यानी कि 15 मिनट पहले वाले 15 मिनट किसकी बारी आएगी, फिर किसकी आएगी, फिर किसकी आएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको ऐसे फ्रेमवर्क है निश्चित करना है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम होता है, आपने भी स्कूलों में प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, कॉलेज में भी, तो 1 बाय 1 करके नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है कि टीचिंग के समय किस प्रकार की इवैल्यूएशन मेथड का यूज किया जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जिस बच्चे को मैंने ये काम दिया है वो सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिफ्थ स्टेप क्या है भाई, आपकी जो भी आपकी तैयारी है उसके बाद आप फर्स्ट प्रैक्टिस स्तर का संचालन किया जाता है। प्रैक्टिस स्तर में भाग लेने वाले सभी अध्यापकों को टीचिंग के फीडबैक प्रदान किया जाता है। यानी कि मान लीजिए अभी सोफिया पढ़ा रही है तो बच्चे फिर बताएंगे, इसका फीडबैक देंगे, हाँ जी हमें समझ में आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। फिर मान लीजिए आरती का नंबर आ गया तो आरती को भी बाद में फीडबैक दिया जाएगा, सब बच्चे देंगे, टीचर भी देगा, हाँ बेटा आपने ऐसे किया और आपकी यहाँ पर कमियां थी, ठीक है। फिर लास्ट वाला 6 स्टेप है हमारा, प्रथम अभ्यास स्तर के बाद टीचिंग प्रोसेस में चेंज करने की तैयारी की जाती है। अब फर्स्ट सेशन मैंने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट सेशन में मान लीजिए 5 बच्चों का नंबर आ गया, 10 बच्चों का नंबर आ गया। जब सेकंड में किया तो मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने क्या है टॉपिक को चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपके टीचिंग प्यूपल टीचर तथा निरीक्षक भी बदल दिए जाते हैं और सभी को सीरीज वाइज प्रैक्टिस के अवसर दिए जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि आप बेस्ट अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर लेते, ठीक है बेटा। अभी तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, ये सारी चीजें जब हम जाते थे ना कॉलेज में, हमारी कोई भी डिग्री क्या है घर बैठे नहीं हुई,
ठीक है। हमें तो ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती थी हम लोगों को, ठीक है, और बारी बारी नंबर भी आता था ऐसे पढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? यस मैम। अब देखिए बेटा, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं आपकी। ये टीचिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी सिद्ध होती है, रिसर्च कार्य में भी हेल्प करती है, क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व क्या है, अगर कोई भी रियल लाइफ में जाने से पहले बच्चे का क्या हो जाता है, एक प्रैक्टिस हो जाती है ताकि इन फ्यूचर उसको घबराहट ना हो। अगर तुम यहाँ पर 2-4 बार क्लास में खड़े हो गए, लेक्चर स्टैंड पे खड़े हो गए, बच्चों को पढ़ा देते हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। एक तो आप स्टार्टिंग में ही सीधे क्लास में चले जाओ, आप 1-2 दिन घबराओगे, अगर यही तुम्हारी घबराहट, इसीलिए सरकार क्या करवाती है, प्रोफेशनल कोर्स बीएड, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसीलिए कराती है ताकि ये सारी चीजें उनको इस कोर्स के ड्यूरिंग सिखाई जाती हैं। आगे जो भी प्यूपल टीचर है उसके बिहेवियर में चेंज करने के लिए, ये जो कक्षा में जाने से पूर्व जो प्यूपल टीचर हैं उनकी टीचिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए और फीडबैक प्रदान करने के लिए, उनकी स्किल्स को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बताए गए हैं इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं और क्या क्या हमें सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। देखो भाई, अब क्या क्या लाभ है भाई, टीचर और स्टूडेंट की जो क्रियाशीलता वो डेवलप होती है, यानी कि दोनों ही एक्टिव रहते हैं। अब आप लोग, मैं पढ़ा रही हूँ तब भी आप मान लीजिए मैं डेली लेक्चर मेथड से पढ़ा के चली जाती हूँ, आप 2-4 दिन अच्छे से सुनोगे, फिर बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। अगर मैं बीच बीच में ऐसे टास्क देती रहूंगी तो आप लोग भी एक्टिव रहोगे और मैं भी एक्टिव रहूंगी, ठीक है। आगे फीडबैक और जो आपकी अंतर्दृष्टि है, इनसाइट है, वो डेवलप होती है, यानी कि एक बच्चे ने पढ़ाया, उसे फिर क्या सबने फीडबैक मिला, फीडबैक मिला तो उसके अंदर जो कमियां हैं उनको क्या है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कि कमियों को दूर करने की, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करने की प्ले करते हैं। जो प्यूपल टीचर है, आप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रोल आप प्ले कर रहे हो, कभी आप टीचर बन रहे हो, कभी आप ऑब्जर्वर बन के, कभी आप क्या है बच्चों से सुन रहे हो, कुछ भी, ठीक है। प्रश्न पूछने की योग्यता, आपके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का की जो योग्यता होती है, स्किल्स होती है, उसको डेवलप किया जाता है। अब मैंने आपको 15 मिनट के लिए क्लास का टीचर बना दिया, आपने जो टॉपिक पढ़ाया आप बच्चों से उसके बारे में क्या है क्वेश्चनिंग करोगे, ठीक है। उसके बाद डिसीजन लेने की योग्यता आपके अंदर, कि हमें ये डिसीजन लेना है, आपकी अपनी टीचिंग के दौरान आपको क्या डिसीजन लेना है, ये स्किल डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, प्रैक्टिस से आपकी अच्छी होती है, ठीक है। और ये क्या है, चाहे जीनियस बच्चा है चाहे मंदबुद्धि बच्चा, दोनों के लिए ही ये उपयोगी होती है। इसमें क्या है, आप समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेवलप होती है आपके अंदर, सोशल स्किल डेवलप होती हैं आपकी, ठीक है, एनालिसिस करने की स्किल डेवलप होती है, आप मोटिवेट करते हो, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो भी सिलेबस है उसको एक सीरीज वाइज, ठीक है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना आपको आ जाता है, क्लास में क्या क्या समस्याएं हैं वो सारी चीजें आपको आ जाती है। टीचर एवं विद्यार्थी दोनों के लिए ये क्या होती है, लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है, स्टूडेंट भी क्या है एक्टिव हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब है इसकी हानियां क्या क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेजेस बोल सकते हो, कमी बोल सकते हो, दोष बोल सकते हो। एक तो ये हो गया भाई छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल सही है, अब छोटे बच्चों को कैसे टीचर बना के खड़ा करेंगे, ये सिर्फ बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसमें आपका आपकी ऑडियो विजुअल दोनों मटेरियल का यूज होता है, तो इसलिए हमें क्या है ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ऑब्जर्वर की भूमिका में विद्यार्थी द्वारा गलत रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। गलत रिकॉर्डिंग यानी कि मान लीजिए आपको मैंने टीचर बना दिया, आप कोई इसम समझा रहे हो सकता है कि आपने कोई और तरीके से और गलत समझा दिया हो, ये भी गलती के भी चांस रहते हैं। आगे सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए क्या है ये उपयुक्त मेथड नहीं है और टाइम ज़्यादा लगता है। एक तो टीचर क्लास में आके पूरा कंप्लीट करा के चला जाता टॉपिक को, अब उसने बच्चों को दे दिया तो भाई बच्चे अपने हिसाब से उसको कंप्लीट करेंगे, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होने में समय लगता है, ठीक है। आप क्या है अपने ही सहपाठियों को, आपके ही क्लास फेलोज हैं तो उनको समझाने में थोड़ी सी क्या हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। दूसरा, आपको तैयारी की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर और एक बात यह है कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हैं तो आप कई बार घबरा जाते हैं,
तो ये सारी चीजें, और फिर इसकी सावधानियां बताई गई हैं क्या क्या है कि विद्यार्थी को बार बार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, टीचर की और ऑब्जर्वर की भूमिका निभाने की उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहले ही अपनी लेसन प्लान तैयार कर लेना चाहिए क्लास में। इसके दौरान टीचर को और ऑब्जर्वर का कक्षा में रहना आवश्यक है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वाद विवाद किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों की क्या है कंपटीशन वगैरह कराते रहना चाहिए, जिससे उनका जो सेल्फ जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज हो। तो ये थी आपकी सिमुलेशन टीचिंग। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड बेटे। अब नेक्स्ट नंबर है स्वाति। यस मैम। ठीक है, अब आप प्रेजेंट कर सकते हो बेटा मैस्टरी लर्निंग मॉडल। यस मैम। मैं स्टार्ट मैम। यस बेटा। ओके मैम। मास्टरी लर्निंग मॉडल, इसका मेन इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक एक व्यवस्थित योजना का उपयोग करता है जिसे शिक्षण मॉडल कहते हैं। सबसे पहले हम इसके जो टीचिंग हमारा जो मॉडल है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि टीचिंग मॉडल का मतलब ये होता है कि जो भी हम योजना बनाते हैं बच्चों को जो उसको अरेंज करने के लिए, उसको शिक्षण मॉडल कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है मास्टरी लर्निंग मॉडल का, इसमें जिसमें प्रत्येक छात्र को विषय में पूर्ण मास्टरी प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। मतलब कि जो मास्टरी लर्निंग मॉडल होता है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा सिखाते हैं या उनको तब तक सिखाते हैं जब तक वो किसी भी टॉपिक को प्रॉपर तरीके से ग्रैप अप नहीं कर सकते, मतलब 90 या 95% तक हम सीख नहीं सकते हैं। इस मॉडल को बेंजामिन ब्लूम ने किया था, जिसका मुख्य थॉट ये था कि हर छात्र सीख सकता है यदि उसे पर्याप्त समय और उचित सहायता दी जाए। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अगर हम किसी बच्चे को अगर सिखा रहे हैं, अगर उसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर उसकी हेल्प कर सके तो बच्चा प्रॉपर तरीके से, मतलब कि उस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से सीख सकता है, उसमें मास्टरी कर सकता है। इसमें तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक छात्र किसी विषय में पूर्ण समझ हासिल नहीं कर सकता। हम इसमें बच्चों को तब तक रिवाइज करवाते रहते हैं जब तक बच्चों को टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो जाते हैं। हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं और इसमें हर बच्चा सीख सकता है, बस उसे सही समय और सही सहायता मिलनी चाहिए। इसकी जो एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। शिक्षण का सबसे पहला तत्व मतलब कि उद्देश्य होता है, इसमें यह तय किया जाता है कि छात्र को क्या सिखाना है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव में जैसे कि मैम ने भी हमें बताया था कि ऑब्जेक्टिव मेन होता है कि हम सबसे पहले उसमें ये डिसाइड करते हैं हमें बच्चों को पढ़ाना क्या है, उसको क्लियर क्या करना है। इसका फर्स्ट होता है उद्देश्य कि क्लियर और मेजरेबल होना चाहिए, मतलब हम वो टॉपिक लें जो बिल्कुल क्लियर हो और मेजरेबल, मापनीय होना चाहिए। लेसन को, हम जो भी लेसन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको हम छोटे छोटे भागों में, यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि इसमें हर छात्र को कम से कम 90 या 95% तक बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी होता है। मीन्स कोई भी छात्र अधूरा ज्ञान, मतलब कि इनकम्प्लीट लेसन नहीं कर सकता है और उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको आगे, मतलब कि ये नहीं कह सकते कि आप नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपरेशन कर लीजिए। यस मैम। नहीं बोल नहीं रही बेटा, मैं तो वेरी गुड कर रही हूँ आपको। ओके मैम। सेकंड पॉइंट होता है, एलिमेंट आता है सिंटैक्स। ये सिंटैक्स हमें यह बताता है कि बच्चों को पढ़ाने का जो प्रोसेस है वो कैसे अरेंज किया जाए। फर्स्ट होता है, जैसे कि हम आजकल देखते हैं हमारे जो लेसन्स होते हैं वो भी यूनिट्स में डिवाइड होते हैं और उनको हम यूनिट्स वाइज बच्चों को पढ़ाते हैं। और सेकंड होता है टीचिंग नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत हाई लेवल पे नहीं होनी चाहिए। इस टाइप से टीचिंग करना चाहिए कि बच्चों को ईजिली क्लियर हो जाए। और फॉर्मेटिव टेस्ट, जैसे कि आजकल प्राइवेट स्कूल में मोस्टली होता है कि फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट टेस्ट होते हैं, उसके बाद फर्स्ट ईयरली और सेकेंड ईयरली ऐसे आते हैं। और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो सिंटैक्स हमें ये सिखाता है कि हम उन बच्चों का रीटेस्ट किया जाए। अगर किसी को नहीं समझ में आता, उसके बाद भी नहीं समझ आता, तो हम रेमेडियल टेस्टिंग करते हैं कि उसको फिर से समझाते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। तो इसका मेन सिंटैक्स का रोल होता है, पहले सीखो, फिर टेस्ट करो, फिर उसको कंप्लीट करके अगर वो नहीं आया तो उसके बाद दोबारा सीखो, देन उसके बाद आगे बढ़ो। उसको ही मास्टरी लर्निंग मॉडल कहा जाता है। थर्ड इसका सिस्टम आता है सोशल सिस्टम। यह शिक्षक और छात्रों के संबंध को दर्शाता है। इसमें टीचर और स्टूडेंट के आपस के रिलेशन को दिखाया जाता है कि शिक्षक एक स्टूडेंट के लिए एक मतलब कि मार्गदर्शक भी होता है और उसका हेल्पर भी होता है, कि कोई भी स्टूडेंट टीचर के पास फ्रीडमली अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, अपने सॉल्यूशंस पूछ सकता है। सेकंड होता है छात्र,
वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी गति से सीखते हैं, मतलब कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर जल्दी सीख जाते हैं, कुछ धीरे सीखते हैं। सेल्फ प्रेस्ड लर्नर होता है। और थर्ड होता है इसका, हर छात्र को बराबर मौका मिलता है, कि इसके अंदर पार्शियलिटी नहीं होती है। हर स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा वीक है, मिड है, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, सबको इक्वली ही राइट्स मिलते हैं कि सब बच्चे इक्वल ही सीख सकें। यह प्रतियोगिता नहीं, मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पर मेन फोकस होता है कि बच्चे हर तरह से सीख जाएं, उनको उनकी जो सीखने की जो प्रोसेस है उसमें सफलता हो। फोर्थ होता है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, मतलब कि प्रतिक्रिया सिद्धांत। यह बताता है कि शिक्षक छात्रों को कैसी प्रतिक्रिया, मतलब कि कैसे उसको रिएक्शन करे। तुरंत फीडबैक मिलता है बच्चों को इस प्रोसेस के अंदर। और जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उनको सुधारने का भी, मतलब कि उनको रिपीट करने का भी मौका नहीं मिलता, मतलब उसको आप सही कर सकते हो। और बार बार समझाया जाता है। अगर आप 10 बार क्वेश्चन करेंगे क्लास में, 10 बार टीचर आपको समझाएगा। इसमें इसका मतलब ये है, फोर्थ पॉइंट का मतलब कि अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब ये पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल से लगा लीजिए कि मोस्टली बच्चे पूछते नहीं है टीचर से, उनको ये डर रहता है कि टीचर हमें कहीं डांट ना दे। यहाँ पर ये होता है, अगर ये मॉडल स्टार्ट हो रहा है तो इसमें बच्चे को अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका मिलता है। फिफ्थ होता है स्पोर्ट सिस्टम। स्पोर्ट सिस्टम में ये आता है कि इसके अंदर सभी साधन आते हैं, मतलब कि सभी मैटर्स आते हैं जो पढ़ाने में मदद करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे वर्कशीट्स होती हैं, प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, टेस्ट पेपर लिए जाते हैं, और ऑडियो वीडियो कॉल आजकल चलते वीडियो क्लासेस, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी कराई जाती हैं, ऑडियो क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे हर कोई स्टूडेंट अपनी जो मिस्टेक्स है, अपनी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं इजीली इसमें, स्पोर्ट सिस्टम में। और इसकी जो इसकी विशेषता है, मतलब कि मॉडल, हम मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर जो इसकी फीचर्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। सभी छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है, जो उसके फीचर्स हैं। सेकंड, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, मतलब कि हर इसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन सा स्टूडेंट उसका बैकग्राउंड कैसा है, इसमें ये चीजें नहीं देखती, सबको इक्वली ही रखा जाता है। और इसमें और हर बच्चे को हर टॉपिक के ऊपर मास्टरी अचीव कराना होता है, मेन फोकस यही है। और इसको कंटिन्यू इवैल्यूएशन, मतलब कि निरंतर मूल्यांकन, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे इसको चेक भी किया जाता है। इसके जो लाभ होते हैं, हर छात्र को सफलता मिलती है, और इसमें कमजोर छात्रों को विशेष सहायता मिलती है। जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें ये मिलता है कि उनको सीखने का मौका मिलता है। और इसमें सेल्फ ग्रोथ होती है। इसकी जो लिमिटेशंस हैं, डिसवांटेजेस जिसको कहा जाता है, वो ये है कि इसमें समय ज्यादा लगता है, क्योंकि बार बार बच्चों को, जो बच्चे वीक हैं, जो बिल्कुल डल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिखाना, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। और इसमें जो टीचर होता है उस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ जाता है, और ये बड़ी क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। ये प्राइमरी, जैसे प्राइमरी सेशंस होते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, उसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं। इसका कंक्लूजन ये होता है कि मास्टरी लर्निंग मॉडल के अंदर हम सभी बच्चों को, हर छात्र को समझ में आए, कोई भी पीछे ना रह जाए। सीखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यह मॉडल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, स्टूडेंट सेंटर के लिए भी जाना जाता है। That's it, मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। पहले मुझे बताइए, समझ में आ गया है सबको? यस मैम, अच्छा समझा है। वेरी गुड बेटे। मेन मोटिव क्या होता है मैस्टरी लर्निंग का, कि जब तक बच्चे को समझ में, उसके ऊपर कोई भी टॉपिक है, मैस्टरी हासिल कराना। देख, जैसे तुम अब बचपन में ना आप लोगों को टेबल रटवाई जाती थी, उसका मेन मोटिव क्या था? जब तक आपको टेबल नहीं आती वो आपको सिखाते थे, चाहे उनको 10 बार देनी पड़ती वो। तो मेन मोटिव क्या था? आपकी मैस्टरी हासिल कराना उसके ऊपर। मैस्टरी का मतलब कि आप अच्छे से वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बार बार बचपन में ये लगा लो आप, 4th 5th तक आपको ये लगा लो, फर्स्ट क्लास से आप लोग टेबल करना स्टार्ट किया था आपने, 2 का 3 का 4 का, ऐसे करते करते 25 तक आपको हर बार हर साल आपने ये किया है। और ये इसीलिए इसका ये मोटिव था। ये एग्जाम्पल डाल सकते हो आप इसमें मैस्टरी लर्निंग मॉडल में। ओके मैम। ठीक है, कि भाई बच्चे को क्या है, हम तब तक याद करवाते रहते हैं जब तक कि याद नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। अभी पहले मुझे बता दीजिए कि सब बच्चों को क्लियर हो गया ना स्वाति ने जो समझाया है? यस मैम। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं। सोफिया। So, hello students.
अभी जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। जैसे कि हमें इस मॉडल के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इंक्वायरी होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली इंक्वायरी करके अपने कंफ्यूजन्स को, अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ लर्नर बनते हैं। ये जो मॉडल है ये हमें रिचर्ड सचमैन ने दिया था। एंड उनका ये कहना था कि जब स्टूडेंट्स खुद से एक्सप्लोर करते हैं, खुद से चीजों को समझते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को जब खुद से पता लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करना है, और जब वो किसी कंक्लूजन पर आते हैं तो वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर हम किसी और तरीके से स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो वो उस पॉइंट पर शायद थोड़ा सा देर में समझे, बट जब वो खुद से सीखते हैं किसी भी चीज को तो वो ज्यादा अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मॉडल में स्टूडेंट्स को स्वतंत्र तथा अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता है। स्टूडेंट्स को जो टीचर है वो इनकरेज करता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें, स्टूडेंट से पूछें, टीचर से पूछें, खुद से एक्सप्लोर करें। एंड जब वो स्टूडेंट्स ये कर रहा होता है तो वो सेल्फ लर्नर एक तरह से बन रहा होता है। एंड इसमें विद्यार्थी स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा तार्किक ढंग से तथ्यों को स्पष्ट करता है। अब स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स मिलती हैं उसको जब वो सॉल्व कर रहा है खुद से एक्सप्लोर करके, तो जब भी उससे पूछा जाएगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई तो वो बहुत ही तार्किक ढंग, मतलब कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट चीजों को एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि उसने खुद से ही एक्सप्लोर किया है ग्राउंड पर रहकर। बालक के विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास के लिए यह प्रतिमान बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जब स्टूडेंट्स पर्सनली खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उससे उसकी पर्सनल बहुत सारी जो एबिलिटीज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। अब पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के तत्व, इसके कुछ तत्व होते हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। इसका जो उद्देश्य है, यह प्रतिमान मुख्य रूप से विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कौशल का विकास करता है। ये जो मॉडल है ये स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करता है। प्लस पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों को स्वखोज इनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करना है। मतलब कि हर एक स्टूडेंट जो होता है वो अपनी डिफरेंट कैपेबिलिटीज के साथ में आता है क्लासरूम में। हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है, डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। कुछ स्टूडेंट्स सुनने में बहुत ज्यादा कैपेबल होते हैं, चीजों को अलग तरह से सीखते हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज को डेवलप करता है इस मॉडल के थ्रू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संरचना। इसमें इसकी संरचना के 5 इसमें अवस्थाएं दी हुई हैं, जिसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी। एंड यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी सो दैट ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट जब भी जो टीचर है वो क्लासरूम में जाता है एक प्रॉब्लम को लेकर, एंड उसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवानी है अपने स्टूडेंट्स को, तो वो एक प्रॉब्लम लेकर जा रहा है। सबसे पहले समस्याओं का सामना करना। इस पॉइंट में क्या होता है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को एक समस्या देगा, मतलब एक प्रॉब्लम देगा कि आपको इस पर सोचना है, इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जो भी है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो फेस करते हैं प्रॉब्लम को। अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं टॉपिक लेकर गई प्लांट्स को सनलाइट क्यों चाहिए। मैं अगर ये टॉपिक लेकर गई और मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि अच्छा आप मुझे बताओ कि प्लांट्स जो हैं क्या वो बिना सनलाइट के ग्रो कर सकते हैं। एंड अभी यहाँ पर इस पॉइंट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रॉब्लम मिल चुकी है। नेक्स्ट, आंकड़ों को इकट्ठा करना। अब इस स्टेप में क्या होगा, स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम मिली है उससे रिलेटेड जो टीचर है उन्हें इनकरेज करेगा कि आपको डेटा कलेक्ट करना है। अब स्टूडेंट्स डेटा कलेक्शन करेंगे, वो खुद से देख सकते हैं, ग्राउंड पर जाकर देख सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, और वो डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेनली कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टूडेंट्स अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस स्टेप में जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम समझ में आ गई और उन्होंने डेटा भी कलेक्ट कर लिया है, तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। 2 स्टेप्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
एक होता है हमारा अन्वेषण और दूसरा होता है प्रत्यक्ष परीक्षण। अन्वेषण का मतलब होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन, सॉरी। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम्स को जो डेटा कलेक्ट किया उस पे 2 स्टेप्स में सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें जो भी चेंजेस आते हैं प्रॉब्लम में, वो चेंजेस को ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। एंड प्रत्यक्ष परीक्षण इसमें क्या करता है, जो बच्चा डायरेक्ट टेस्टिंग करता है। अगर उसने आइडिया लगाया कि हमें सनलाइट की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि धूप से आई थिंक जो धूप में जो हमारे पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं, तो इसमें जो स्टूडेंट है डायरेक्ट टेस्टिंग में वो अपने जो उसने अनुमान लगाया था वो उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है। एंड इन इन्वेस्टिगेशन में वो क्या कर रहा होता है, वो 2 स्टेप्स को देख रहा होता है कि छांव में पौधे कैसे ग्रो करते हैं एंड धूप में पौधे कैसे ग्रो करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन में स्टूडेंट्स जो है वो अपनी जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो किस तरह से इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनको हेल्प करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर लिया है कि उसकी प्रॉब्लम, जैसे कि अभी हमने बताया कि वो छांव में पौधे कैसे ग्रो करते हैं उसको देखते हैं, धूप में पौधे कैसे ग्रो करते हैं उसको देखते हैं। तो जब वो टेस्टिंग हो जाती है अभी ऑब्जर्वेशन मोड आता है, और इसमें स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि जो सनलाइट वाला प्लांट है वो ज्यादा हेल्दी है या फिर जो उन्होंने छांव में रखा था वो वाला प्लांट ज्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इसमें इस पूरी प्रोसेस में उनके साथ टीचर भी होता है, तो टीचर भी उनको इनकरेज करता है कि वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। एंड टीचर काफी हेल्प करता है उनकी इन प्रॉब्लम्स को इन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप एनालिसिस। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एनालिसिस कर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स देखी, उसका जो ऑब्जर्वेशन किया, जो डेटा कलेक्शन किया, लास्ट में अब एनालिसिस वाले पॉइंट पर वो एक कंक्लूजन पर आते हैं और टीचर उनको इनकरेज करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर टीचर ने 4 to 5 ग्रुप्स बनाए थे क्लासरूम में और सभी को टॉपिक दिया था एंड सभी ग्रुप ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्लूजन पर पहुंचे हैं सभी ग्रुप, तो अभी इस पॉइंट पर स्टूडेंट जो टीचर है वो इनकरेज करेगा हर एक ग्रुप को कि वो आए और वो एनालिसिस करें कि उनकी हर एक ग्रुप की जो एनालिसिस है वो कैसे डिफरेंट है हर एक दूसरे ग्रुप से। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा हर एक 4-5 ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। नेक्स्ट आता है हमारा फीडबैक प्रिंसिपल। इसमें जो टीचर है वो डायरेक्ट आंसर नहीं देता, बट वो खुद से स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि तुम खुद सोचो कि अब सनलाइट क्यों जरूरी है, तुमने खुद इतना सारा सब कुछ किया है, अब तुम किस कंक्लूजन पर निकले हो और बताओ क्या हो सकता है। तो टीचर स्टूडेंट्स अपने जो भी उन्होंने सॉल्यूशन निकाले होते हैं उस पर एक फीडबैक की तरह एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और वो काम भी कर रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल सिस्टम। इसमें क्लास में डिस्कशन होता है, स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करते हैं, डाउट्स पूछते हैं और जो टीचर है वो उन्हें इनकरेज करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बात करें एक दूसरे से, एक दूसरे को अपनी जो भी उनकी पूरी की पूरी उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक लिस्ट तैयार की थी, एक ऑर्गेनाइजेशन की सॉरी अपनी चीजों को स्टेप्स को ऑर्गेनाइज किया था, उसको प्रेजेंट करे। और यहाँ पर जो टीचर है वो एक इवेल्युएशन सॉरी सोशल सिस्टम में जो टीचर एंड जो विद्यार्थी हैं उन दोनों का आदान प्रदान होता है, मतलब कि उन दोनों की बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन हो रही होती है, एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे से मतलब चीजें यहाँ पर काफी ऐसी होती है कि इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन जैसा होता है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट वैसा होता है। नेक्स्ट इवेल्युएशन सिस्टम में जो टीचर है अभी यहाँ पर वो इवेल्युएट करता होता है कि स्टूडेंट्स ने कॉन्सेप्ट को कितना समझा, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आया, कितने स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। एंड फिर वो एक ऐसी टेस्ट या एक ऐसी एक्टिविटी करवाता है क्लास में जिसके थ्रू उसको ये पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट कितना हद तक क्लियर हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग का यूज करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जो भी सीखा, फॉर एन एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स को पता चला कि सनलाइट बहुत जरूरी होती है एंड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू उनको जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स जो है वो इस लर्निंग का यूज करेंगे। अब जो है स्टूडेंट्स पानी देंगे पौधों को, अपने घर पर वो बताएंगे, मतलब कि इस एप्लीकेशन का ये जो पूरा का पूरा मॉडल का जो लर्निंग है उसको वो यूज करते हैं, डेली यूज में लेकर आते हैं इस पूरी की पूरी लर्निंग को।
तो इस तरह से ये यूज होता है। एंड इसके कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये मोस्टली फिजिक्स एंड साइंस को पढ़ाने के लिए लाया गया था, बट इससे ये जो बाकी सारे विषयों में भी बाकी सारे विषय हो मैम, कैन यू प्लीज टेल मी विषयों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट फंबल कर रही, सब्जेक्ट्स, यस, सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाने में काफी हद तक ये हेल्पफुल साबित रहा है। टीचर्स ने जब एग्जीक्यूशन किया है इस मॉडल का, तो टीचर्स का ये मानना है एंड कि ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को समझाता है और स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझते हैं इस मॉडल के थ्रू। यस, थैंक यू एवरीवन एंड वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। थैंक यू। राखी, क्या समझ में नहीं आया था बेटा आपको? राखी, सबको समझ में आ गया बेटे? यस मैम। अब मुझे ये बताओ, स्वाति और सोफिया ने आज जो टॉपिक कराया, अब मुझे तो जितने टॉपिक तुमने आज तक सीखे थे उनमें सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा आया तुम्हें, जो आज आपने पढ़ाया वो या पहले वाले? मैम आज जो पढ़ाया वो और भी ज्यादा पहले वाले भी, नहीं पहले वाले भी, बट आज जो पढ़ाया ना वो इस मॉडल से रिलेटेड लग रहा है। लाइक हमने खुद से एक्सप्लोर किया है, खुद से एक्सप्लेन यस, किया है, तो ज्यादा समझ में आया है। उसमें क्या हुआ, आपकी डबल वो हुई। डबल कैसे एग्जैक्टली, हुई? आपने पहले वो सारी चीज पढ़ी, फिर उसको प्रिपेयर किया क्लास में जाने से पहले कि भाई मुझे अच्छे से इसको प्रेजेंट करना है। जब आपने और बच्चों को समझाया, कहते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो यहाँ पर वही बात है, आपने जब सबको समझाया ना, अब ये चीज आप भूलोगे नहीं कभी भी। बिल्कुल मैम, यस। बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। मैम एक Next, चीज मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था, जैसे कि अभी सोफिया नेम है ना, सोफिया ने अभी जैसे बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन श्रेय रॉबर्ट ग्लेजर को दिया जाता है। ग्लेजर ने इसका प्रतिपादन 1962 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार शिक्षण का एक सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी, विषय वस्तु और शिक्षण वातावरण के बीच सहयोग स्थापित करके अधिगम को प्रभावशाली बनाया जाता है। यह प्रतिमान बताता है कि पढ़ाने की प्रक्रिया केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व मिलकर उसको सीखने को सफल बनाते हैं। ग्लेजर के शिक्षण प्रतिमान के चरण है। पहला है उद्देश्य। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? पहले यह तय किया जाता है कि ज्ञान, कौशल या व्यवहार में परिवर्तन। दूसरा है विद्यार्थी। छात्र की रुचि को जानना, क्षमता, आयु को ध्यान में रखा जाता है और हर छात्र अलग होता है और उसकी शिक्षण भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। और विषय वस्तु है, क्या पढ़ाना है इसका चयन होता है। सब्जेक्ट का सरल, आसान और तरीके से समझाने योग्य बनाया जाता है। शिक्षण विधि का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कैसे पढ़ाना है, लेक्चर से, डिस्कस करके, एक्टिविटी करके। का प्रयोग करके प्रभावशाली और आसान तरीके से सिखाया जाता है। शिक्षण वातावरण मतलब कक्षा और माहौल के अनुसार भी बच्चे को अच्छे तरीके से वातावरण को सीखने और में बढ़ावा देती हैं। वातावरण भी सीखने में बढ़ावा देती है। और उसका मूल्यांकन है। शिक्षण प्रक्रिया के अंत में उसके उपलब्धि का मूल्यांकन किया जाता है कि इसके निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हुआ है या नहीं। इसमें जांचा जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है। केवल इसमें विद्यार्थी ही नहीं बल्कि शिक्षक के भी सफलता और असफलता का मूल्यांकन होता है। ग्लेजर के प्रतिमान की विशेषताएं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, मैं साथ साथ ना क्लियर कर दूं। देखो बेटा, ये जो बेसिक टीचिंग मॉडल है
ग्लेजर का आधारभूत शिक्षण मॉडल। नाम से पता लग रहा है कि बेसिक टीचिंग, जब भी हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चे को बेसिक से सिखाओ, ठीक है, यानी कि एकदम से बच्चे को कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सिखानी, हमें बिल्कुल इजी चीजों से उनकी शुरुआत करनी है। यही मॉडल आपको इसमें बताता है। ये आपका प्राइमरी, मिडिल और हायर तीनों पर लागू होता है, यानी कि बच्चे को सबसे पहले हमें आसान चीजें सिखानी है और उसके बाद हमें मिडिल मुश्किल चीजों पर जाना है। वेरी गुड बेटा, कंटिन्यू। ग्लेजर के प्रतिमान की विशेषताएं हैं। पहला है यह एक सुव्यवस्थित व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होना चाहिए। दोनों एक्टिव होगा तो जल्दी और आसान तरीके से सीख सकते हैं। यह उद्देश्य के पे आधारित होता है, क्या सीखना है, किस टॉपिक पे बात करना है। जैसे पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान दोनों मिलकर कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके या टीचर से सवाल करके, फिर टीचर एक्सप्लेन करके। ग्लेजर के प्रतिमान का उदाहरण होता है, एक अध्यापक विद्यार्थी को नैतिक शिक्षा देना चाहते हैं। इस प्रतिमान के अनुसार शिक्षक इसे प्रक्रिया को अनुरूपण करता है। जैसे पहला है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से शिक्षक यह जानने की कोशिश करते हैं कि छात्र क्या सीखा और कितना सीखा और उसमें कितने सुधार की जरूरत है, ताकि उसके एक सफल योजना बनाकर उसके शिक्षण प्रक्रिया को और ज्यादा सरल, उचित और अच्छा बना सकें। और आईबी है एजुकेशनल बिहेवियर का अर्थ होता है छात्रों के सीखने और समझने तथा नैतिक मूल्यों के बारे में जानकर उसके समस्त प्रगति को समझा जा सके, ताकि उसके एजुकेशनल बिहेवियर से ये पता लगा सके कि उसको कितना समझ आया है, और उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। इंस्ट्रक्शन प्रोसेस का अर्थ होता है कि शिक्षक कहानी, उदाहरण, घटना को मदद लेकर छात्र को समझना, ताकि छात्रों की समझ और जानने में प्रगति कर सके बेहतर तरीका से। परफॉर्मेंस असेसमेंट लास्ट में होता है। इसके छात्रों ने क्या सीखा, कितना सीखा, इसका आकलन करना। बच्चे क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, उसके सीखने के प्रोसेस की गहराई से आकलन करके उसमें उचित सुधार ला सके और बेहतर बना सके। ग्लेजर के प्रतिमान का महत्व होता है शिक्षण को प्रभावी और संगठित बनाना, छात्रों की जरूरतों के अनुसार पढ़ाने में मदद करता है, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाता है, कठिन विषयों को समझने में सहायक होता है। और इसका निष्कर्ष निकलता है, ग्लेजर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का निष्कर्ष यह निकलता है कि सीखने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों का तालमेल समझ बहुत जरूरी होता है, ताकि शिक्षा सच में उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बन सके। देखो बेटा, एक मिनट पूजा, एक मिनट रुकना। अभी पूजा ने कराए हैं आपको कंपोनेंट या स्टेप ऑफ ग्लेजियर मॉडल, ठीक है। इसमें 4 स्टेप की इन्होंने बात की है। फर्स्ट है आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड था आपका एंट्रिंग बिहेवियर, थर्ड था आपका इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड फोर्थ था परफॉर्मेंस या इवैल्यूएशन अप्रेजल, ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इन्होंने लिए, तो इसमें ये बताया गया कि सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है और उसको अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हमें जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर में चेंज लेके आना है। दूसरा, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव रख लिए। अब जैसे पूजा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ये जो मॉडल वो पढ़ा रही है वो अच्छे से क्लियर करा दे। तो सबसे पहले बेसिक मॉडल के बारे में बताया गया, इसके स्टेप, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करवाऊं। उसके बाद एंट्रिंग बिहेवियर में ये देखा जाता है कि मेरी क्लास में जो बच्चे हैं मैं उनसे कुछ मतलब पीछे अब तक जो पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन करती हूँ, तो मुझे ये पता लग जाता है कि बच्चे को क्या आता है, क्या नहीं आता है और कितनी मुझे मेहनत करने की जरूरत है। तो ये बच्चे का एंट्रिंग बिहेवियर है, ठीक है, कोई भी टॉपिक शुरू कराने से पहले। फिर चलती है हमारी इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, यानी कि हम उसको पढ़ाने की प्रोसेस चलती है, और लास्ट में हम देखते हैं परफॉर्मेंस कि बच्चे को कितना समझ आया है, कितना समझ
नहीं आया है, ठीक है। मैम सॉरी नेक्स्ट फॉर कंटिन्यू इंटरप्शन। बेटा। मैम प्लीज स्वाति, ये मैम स्वाति, म्यूट करवा दीजिए प्लीज। स्वाति म्यूट कर लो बेटे। मैम मैं तो म्यूट, मैम ये यहाँ पे ये आंचल और उनके माइक म्यूट नहीं था इसलिए मैंने बोला आपको। ओके ओके, ठीक है। तो ये इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है हमें। आपका पहले जब आप पढ़ा रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई हाँ मुझे समझाना है। दूसरा आप देखोगे कि आपकी क्लास में एंटरिंग बिहेवियर क्या है बच्चों का। एंटरिंग बिहेवियर ये नहीं कि वो क्लास में आके बैठे हैं, नहीं, आपको ये देखना है। आपने भी देखा होगा जब आप नई नई क्लास में जाते हो तो टीचर आपसे पूछता है आज मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हें, तो इसके बारे में मुझे बताइए, अपने व्यूज बताइए। तो जिस जिस बच्चे को पता होता है वो बता देते हैं कि भाई हाँ हमने सुना है इसके बारे में, अपने अपने व्यूज बताते हैं। तो वो होता है उनका एंटरिंग बिहेवियर। फिर चलती है आपकी इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कि आप पढ़ाना शुरू करते हो बच्चे और लास्ट में उसकी असेसमेंट करके देखते हो, इवैल्यूएशन करके देखते हो कि जब मैंने चैप्टर पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछा था ये नॉलेज थी, और लास्ट में जब मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया तब मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि बच्चों मुझे बताइए इसमें आपने क्या क्या सीखा। तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो मॉडल है उसमें क्या क्या एलिमेंट है, फिर वही जो बाकी मॉडल में आपने किए हैं, फोकस, सिंटैक्स, वही सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। ठीक है पूजा, भी कंटिन्यू बेटे। मैम हो गया। नहीं, कंप्लीट हो गया तुम्हारा। हम बुक से नहीं लिखे थे मैम। अच्छा अच्छा, वैसे ये ऑब्जेक्टिव वाला इन्होंने बता दिया था कि सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। जी मैम। सिंटैक्स में क्या करते हो आप, वो सारी एक्टिविटीज को शामिल करते हो। सिंटैक्स में तो वही जो बाकी में आपने लिखा ना वो सेम लिखना है आपको इसमें। और उसके बाद सोशल सिस्टम में क्या आएगा पूजा इसमें। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम, सामाजिक सोशल प्रणाली। सिस्टम। हाँ, सोशल सिस्टम में मैम यही आता है। सो अनुदेशन की संपूर्ण प्रक्रिया में आरंभ अंत तक अध्यापक अपने होता है। अध्यापक के लक्ष्यों को निर्धारित करता है, शिक्षा नीति का निर्णय लेता है, मूल्यांकन की तकनीकों का निर्माण करता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। ठीक है, वेरी गुड। और सहायक प्रणाली में क्या क्या लोगे आप स्पोर्ट सिस्टम में। मैम हम बुक से नहीं लिखे थे, हम चैट जीपीटी से यूज करके लिखे लोगों थे। का भी सुना है, तो अब मुझे स्पोर्ट सिस्टम में क्या लेना होता है, आप जो टॉपिक क्लियर करा रहे हैं उसी से रिलेटेड टीचिंग मटेरियल लोगे ना। सहायक प्रणाली में, हाँ जी। सहायक प्रणाली में तो वही ना मैम। सो अध्यापक मतलब किसी ऐसे तकनीक को लेंगे जिससे शिक्षण को आसान बना सके, वेरी जैसे गुड। लेक्चर मेथड या फिर क्या कहते हैं लेक्चर डिस्कस, या फिर क्या ब्लैक कहते हैं बोर्ड का ब्लैक यूज बोर्ड कर या कुछ लिया, हाँ समझाने। जी, हाँ, टेक्स्ट बुक का यूज कर लिया। ठीक टेक्स्ट है। बुक का यूज करेंगे, रिकॉर्डिंग, हाँ जी। क्या वॉइस रिकॉर्डिंग या जैसे हो, जो आज के हो है ना, इंटरनेट का जमाना है, तो इसके हिसाब से। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद लास्ट एप्लीकेशन में क्या लिखोगे आप बताओ सोफिया, क्या लिखोगे एप्लीकेशन में। सबका सेम सेम है उपयोग। यस मैम, सॉरी। तो एप्लीकेशन में मैम जो महत्व स्टूडेंट्स तो हम सीखा बताए है। हैं मैम। अच्छा, बता दिया आपने, बताओ तो फिर पूजा आप ही बताओ। शिक्षण को प्रभावी और संगठित बनाता है। ग्लेजर का प्रतिमान छात्रों की जरूरतों के अनुसार पढ़ाने में मदद करता है, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाता है, कठिन विषयों को आसान से मदद करती है। ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताइए बेटा, ये वाला मॉडल समझ में आ गया या और कुछ बताना है इसमें। मैम हम मैम इसकी घबरा गए हैं। लिमिटेशंस और एडवांटेजेस तो। एक मिनट बेटा, इसके एडवांटेजेस और ये देख रहे हैं। कोई बात नहीं, कहीं नहीं घबराए पूजा आप। हमको डर लग। नहीं नहीं बेटा, आपका डर यहीं पे तो निकालना है मुझे।
अब देखो कितना कॉन्फिडेंस आया होगा आपके अंदर यहाँ पे पढ़ाते हुए। अब आज अभी आप डर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप और भी अच्छा करोगे। जी मैम। और आज जो आपने पढ़ाया है उसको क्लियर हो गया होगा। जी मैम, हाँ ये जी, तो आ गया। हाँ जी। एक मैम जो है यहाँ पे जो है IO करके है, और क्या क्या इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव है, तो इसको IO सिर्फ लिख सकते हैं एग्जाम में। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो बेटा। आईओ का मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ईबी का मतलब एंटरिंग बिहेवियर, आईपी का मतलब एंड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एजुकेशनल, एंड हाँ, एंटरिंग बिहेवियर, नॉट एजुकेशनल बिहेवियर, एंटरिंग बिहेवियर। एंट्री बिहेवियर, हाँ जी। आईपी का मतलब है यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, एंड पीए का मतलब क्या है आपका, लास्ट में आप प्रोसेस, जो परफॉर्मेंस असेसमेंट। हाँ जी, परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब देखो बेटा, इस मॉडल के क्या क्या लाभ है आपको, क्या क्या महत्व है इसका। एक तो देखो, जो आपकी रोट लर्निंग है उसको हटाता है, क्योंकि आप बेसिक से बच्चे को चीजें सिखा रहे हो। जब आप बेसिक से सिखा रहे हो तो क्या है, आपको रोट लर्निंग करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, जो आपके बिल्कुल ही कठिन विषय है उनको समझाने में हेल्प करता है। आपकी जो सब्जेक्ट है, टेक्स्ट बुक है, उसको इजी बनाने में हेल्प करता है। ये मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपको बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज ना समझाकर आपको अपनी लैंग्वेज में चीजों को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपके स्किल्स को डेवलप करता है, यानी कि निर्माणात्मक कौशल, यानी कि आपके इंस्ट्रक्शनल जो भी स्किल्स है, आप भी क्या है, जब बेसिक से चीजें कर रहे हो तो आपको खुद को चीजों को एक्सप्लेन करने की स्किल्स को डेवलप करता है। ठीक है, तो ये इसके लाभ दे रखे हैं, और कुछ नहीं है, बस इतना ही दे रखा आपको ये मॉडल। लेक्चर मेथड को तब तक ये कि तुम्हारा 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगी मैं क्लास को। अध्यापक भाषण विधि के द्वारा विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, छात्र उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मतलब इसमें अध्यापक मुख्य बिंदु होता है और इसे व्याख्यान विधि भी कहा जाता है। इसके व्याख्यान विधि के जनक सुकरात को माना जाता है, जो यूनान के निवासी थे। और व्याख्यान विधि में हम जैसे चार्ट, रेखा चित्र, श्याम पट, मतलब कि ब्लैक बोर्ड का, या कोई पिक्चर ड्रॉ करके या चार्ट ड्रॉ भाषण विधि में से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी है। थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांत, प्रत्ययों एवं संबंध हो रही है का आंचल की।